चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट की। फर्स्ट पॉइंट ये है कि डी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं वो किस ग्रुप से होते हैं, 3 to 12 ग्रुप में लाइक करते हैं, पहला पॉइंट। और डी ब्लॉक एलिमेंट में टोटल सीरीज कितने होते हैं, 4 सीरीज होते हैं। पहले को 3D सीरीज बोलते हैं, है ना, 4D सीरीज होता है। इसके अलावा यहाँ पर 5D सीरीज होता है और नेक्स्ट जो होता है 6D सीरीज होते हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर 4 सीरीज होते हैं। इसको फर्स्ट ट्रांजिशन बोलते हैं, इसको सेकंड ट्रांजिशन बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं, इसको फोर्थ ट्रांजिशन बोलते हैं। ओके, तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ट्रांजिशन जो सीरीज होता है, ठीक है, मतलब 3D सीरीज, इसमें आपको एलिमेंट को याद रखना है, स्कैंडियम से लेके जिंक तक सारे एलिमेंट आते हैं। इसमें जो होता है यट्रियम से लेके कैडमियम तक आता है, और इसमें जो होता है लैंथेनम से लेके 14 एलिमेंट, फिर यहाँ से हाफनियम आता है, फिर यहाँ से मरकरी तक रेंज होता है। और अगर इसकी बात करें 6D सीरीज में, इसमें एक्टेनाइड आता है, उसके बाद यहाँ रदरफोर्डियम, और उसके बाद लास्ट में आता है Cl। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इसमें ये जो लास्ट के एलिमेंट, ठीक है, जिंक, कैडमियम, मरकरी और कैनियम, तो जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30 होता है, इसका 48 होता है, इसका 80 होता है, और इसका 112 होता है। और ये 12 ग्रुप में लाइक करते हैं, और इन एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, नॉट कंसीडर, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। तो 4 ही हैं पूरे डी ब्लॉक में, जिंक, कैडमियम, मरकरी और कैनियम, क्योंकि इनका जो डी ऑर्बिटल है वो क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है, किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में या फिर ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। बाकी ये जो सीरीज है इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि ये आपका थर्ड ग्रुप के एलिमेंट है। और लेंथेनम से यहाँ से 14 एलिमेंट गायब होते हैं, वो एफ ब्लॉक में जाते हैं। यहाँ से भी 14, ये लेंथेनाइड में आता है, ये एक्टेनाइड में। तो यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, इसका होता है एट्रियम का 39, इसका होता है 57, और इसका होता है 89। तो यहाँ से हाफ 72, और यहाँ से होता है 103। ठीक है, तो ये एक रेंज है, थोड़ा सा इसको दिमाग में रख के चलेंगे, यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन बना सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं, है ना। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं कि जिसका डी ऑर्बिटल क्या हो, इनकम्प्लीटली फिल्ड हो। ठीक है, तो सिंपल सा अगर आए कि डी ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स को बोलते हैं, जिनका ऐसे डी ब्लॉक के एलिमेंट जिनका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, मतलब डी में 1 से लेके 9 इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। और किसको ट्रांजिशन नहीं मानते, जिनका डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड होता है। ओके, यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। चाहे कुछ पॉइंट यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। एक इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से कई बार क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा हुआ है, या थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं। तो डी ब्लॉक के ऐसे कौन से मेटल है जो सॉफ्ट या फिर लो वोलेटिलिटी होती है, तो वो जिनका डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड होता है, उसमें जिंक, कैडमियम, मरकरी और कैनियम, क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड होता है, इसलिए सॉफ्ट होते हैं और लो वोलेटाइल होते हैं, वेपर में कम कन्वर्टेबल होते हैं। इसके अलावा आपको अगर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे जिस एलिमेंट में, उसकी जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगा वो उतना ज़्यादा होगा। इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसको भी आप ध्यान करके जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट आता है वो थ्योरेटिकल पॉइंट भी है, दैट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इसका डेफिनेशन की अगर बात करें तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, ठीक है, इन लेंथेनॉइड, ठीक है, इन लेंथेनॉइड सीरीज, ठीक है,
lanthanide series due to poor shielding effect of 4f ऑर्बिट, ठीक है, कॉल्ड lanthanide, इसको बोला जाता है lanthanide। और इसमें एक एग्जांपल बहुत फेमस है, कई बार एमसीक्यू में आया है, जो साइज ऑफ, ठीक है, साइज ऑफ ऑफ्नियम एंड जर्कोनियम, इनका जो साइज लगभग सेम होता है। उसका रीजन क्या है? एक ही रीजन है, दैट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उनका साइज क्या होता है? लगभग सेम होता है, ठीक है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अगर ऑप्शन में आपको मिले तो नो डाउट वही करिए, क्योंकि ये स्पेसिफिक रीजन वाले क्वेश्चन हो। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो अपना टॉपिक है एमसीक्यू का, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, जो स्कैंडियम होता है Sc, इसका सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3, ठीक है। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा किसका होता है? मैंगनीज होता है, ठीक है, इसका +2 +3 +4 +5 +6 और +7 तक जाता है, ठीक है। इसके अलावा जिंक का भी +2 होता है, बट ये जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट आता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे विच ट्रांजिशन एलिमेंट डज नॉट है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ट्रांजिशन एलिमेंट में जिंक आता है, ये स्कैंडियम आता है, बट जिंक क्या है? नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। इसको थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए, उसको ध्यान रखिए क्या क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रखा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। तो ये इस टॉपिक को आप अच्छे से देख के जाइए, क्योंकि ये नेक्स्ट चैप्टर में भी टर्म आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है √n+2, ठीक है। ये मैग्नेटिक मोमेंट का निकालने का फॉर्मूला होता है, वेयर n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। अब इसमें मैग्नेटिक मोमेंट का अगर मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊं, अगर मान लीजिए n की वैल्यू, और यहाँ पर मैं मैग्नेटिक मोमेंट लिख रहा हूँ, अगर किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आ रहा है तो मतलब उसका मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 होगा। अगर n की वैल्यू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आ रहा है तो 2.8, 3 आएगा तो 3.8, 4 आएगा तो 4.8 एंड 5 आएगा तो यहाँ से 5.8। तो ये आप दिमाग पे रख के जाइए, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं, आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। जैसे आपको बोले कोई डाईवैलेंट आयन है, और डाईवैलेंट का मतलब क्या है कि उस मेटल पे कितना चार्ज होगा? +2 होगा। और अगर बोले ट्राईवैलेंट है, तो ट्राईवैलेंट आयन का मतलब उसके ऊपर कितना? +3 चार्ज होगा, ठीक है। एक एग्जांपल करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई मेटल दे दे, उसका एटॉमिक नंबर 25 और वो बोले डाईवैलेंट, तो 25 का मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा? 3d4s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कहाँ से जाएगा? पहले s से जाएगा। तो n में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। n की वैल्यू 5 है, दैट मीन्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा कितना? 5.8 या 9 को कर सकते हैं ना। तो ये जो टेबल है आपको बस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 5.9 या 5.8 ऑप्शन आपको दिया रहेगा, ओके। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान करके जाएंगे, मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कलर से रिलेटेड, ठीक है। तो दो चीज़ है, अगर किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट में डी में 1 से लेके कोई भी 9 इलेक्ट्रॉन, मतलब उसका कुछ न कुछ कलर होगा। और कलरलेस कौन होते हैं? जिनमें डी में या तो 0 इलेक्ट्रॉन हो या तो डी में कम्प्लीटली फिल्ड हो, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ Zn+2, तो ये क्या होगा? कलरलेस होगा, क्योंकि इसमें 3D में कितने 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट इसमें जो एमसीक्यू बन सकता है दैट इज कैटेलाइटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, कैटेलाइटिक प्रॉपर्टी। तो कैटेलाइटिक प्रॉपर्टी में आपको कैटलिस्ट कौन कौन से यूज होते हैं, कौन से प्रोसेस में, थोड़ा सा ध्यान कर देते हैं। जैसे हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस का नाम सुना होगा। इसके अलावा कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है। इसके अलावा आपने हाइड्रोजिनेशन का नाम सुना होगा। इसके अलावा आपने ऑस्टवाल्ड मेथड का नाम सुना होगा, ठीक है। तो इन मेथड से कौन सा कंपाउंड बनाते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, और कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हैबर प्रोसेस से अमोनिया मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है,
कॉन्टेक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। हाइड्रोजनेशन में आपको पता है इथीन से इथेन कन्वर्ट होता है, ठीक है, इथेन टू इथेन फॉर्म होता है। और ऑस्टोल से नाइट्रिक एसिड यूज होता है। इसमें जो कैटलिस्ट है वो क्या क्या है, इसमें आयरन कैटलिस्ट होता है। ऑस्टोल में कॉन्टेक्ट प्रोसेस में वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज होता है। इसमें NiPT या फिर PD, और इसमें होता है प्लेटिनम कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा पॉइंट कैटलाइटिक प्रॉपर्टी को ध्यान में रखे जाएंगे, यहाँ से MCQ बनते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज एलॉय से रिलेटेड, ठीक है। एलॉय क्या होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है मेटल का, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स। तो मेटल का एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इसमें 3-4 एलॉय हैं, जैसे ब्रास, ब्रॉस में कॉपर और जिंक होता है। नेक्स्ट इसमें आता है ब्रॉन्ज, ब्रोंज में कॉपर और टिन होता है। इसके अलावा जर्मन सिल्वर भी आया हुआ है, ठीक है, जर्मन सिल्वर, इसमें कॉपर होता है। इसके अलावा इसमें जिंक होता है, और इसके अलावा निकल होता है। और एक स्टेनलेस स्टील होता है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील जो होता है उसमें क्या क्या होता है, उसमें आयरन, क्रोमियम, और इसके अलावा इसमें टंगस्टन, वेनेडियम, मोलिब्डेनम, ये भी कुछ अमाउंट में होते हैं। ये एलॉय से रिलेटेड है, इनको भी MCQ बन जाते हैं, तो इसको भी थोड़ा ध्यान करके आप जाएंगे। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है दैट इज पोटेशियम डाइक्रोड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये थ्योरेटिकल और MCQ दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। K2Cr2O7, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना, क्या नाम है, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का सबसे पहला पॉइंट है, इससे प्रिपरेशन आप थ्योरी में करके ही जाएंगे कि इसका प्रिपरेशन जो मेथड है, इसमें जो प्रिपरेशन, इसमें जो ओर यूज करते हैं वो ओर का नाम क्या है, FeCr2O4, इसको बोलते हैं आयरन, ठीक है, क्रोमाइट ओर, इसी से स्टार्टिंग होता है, आयरन क्रोमाइट ओर से, ओके। अब इससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट है, सबसे पहली बात, ये ऑरेंज कलर का सॉल्ट होता है, ठीक है, ऑरेंज कलर का होता है। दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है कि ये क्रोमाइट ओर से बनता है। और नेक्स्ट चीज है, ये सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें, सॉल्युबिलिटी में आपने एक प्रिपरेशन में पढ़ा होगा, सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 की सॉल्युबिलिटी जो होती है पोटेशियम डाइक्रोमेट से ज़्यादा होती है। ये भी आपका MCQ की पॉइंट है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान करके जाएंगे। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए, इसमें एक आपने पढ़ा होगा क्रोमेट आयन CrO4 2-, ये इंटर कन्वर्टिबल होता है किसमें, डाइक्रोमेट में, Cr2O7-2 में, ओके। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आप क्रोमेट आयन है, इसको बोलते हैं क्रोमेट, और इसको बोलते हैं क्या, डाई क्रोमेट, ठीक है। तो अगर आपको क्रोमेट को डाई क्रोमेट में कन्वर्ट करना है, ये एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होगा। एसिडिक मीडियम का मतलब pH की वैल्यू आपको घटाएगी। तो ये जो क्रोमेट है ये येलो कलर का होता है, और ये जो होता है ऑरेंज कलर का होता है ना। येलो से ऑरेंज चाहिए तो pH आप घटा दीजिए एसिडिक मीडियम में, और बेसिक मीडियम मतलब pH आप बढ़ाएंगे कि फिर से ऑरेंज कलर से येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं अपने इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ठीक है। क्रोमेट आयन जो होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है Cr4 2-, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेट्राहेड्रल, 2 माइनस है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, और शेप का नाम क्या होगा, दैट इज टेट्राहेड्रल। और अगर मैं बात करूँ डाइक्रोमेट का Cr2O7 2- का, इसका जो होगा ये स्ट्रक्चर होगा, इसके ऊपर कितना, -2 चार्ज, और इसमें जो बॉन्ड एंगल है 160 डिग्री सेल्सियस, और इसका स्ट्रक्चर का नाम है डाई, इसको बोलते हैं क्या, डाई टेट्राहेड्रल, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, दोनों कार्बन, इसका भी sp3 और इसका भी sp3, ठीक है। ये स्ट्रक्चर से यहाँ पर रिलेटेड। नेक्स्ट इसमें जो हम बात करते हैं कि केमनो जो K2Cr2 डाइक्रोमेट आयन होता है, नेक्स्ट जो पॉइंट है कि
K2Cr2O7 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, K2Cr2O7 एक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, खुद का इसका रिडक्शन होगा, दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। आपको बस इतना जानना है कि किसको किसमें ऑक्सीडाइज करता है। तो यहाँ पर I माइनस है, मैं एक टेबल टाइप का बना दे रहा हूँ। तो I आयोडाइड आयन को आयोडीन में ऑक्सीडाइज करता है। इसके अलावा Sn जो होता है Sn+2 को Sn+4 में ऑक्सीडाइज करेगा। फेरस आयन को फेरिक आयन में ऑक्सीडाइज करता है। इसके अलावा H2S को ये सल्फर में ऑक्सीडाइज करता है। इसके अलावा NO2 माइनस को NO3 में करता है। C2O4 माइनस को CO2 में ऑक्सीडाइज करता है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान देके जाएंगे किसको ये किसमें ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, आई होप ये आपका K2Cr2O7 से इतने ही MCQ क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अगर ये देख के जाए डेफिनेटली 100% आपका MCQ वाला जो पॉइंट है वो हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अपना जो नेक्स्ट कंपाउंड है इंपॉर्टेंट, दैट इज KMNO4। ठीक है, इसका नाम क्या है, दैट इज पोटेशियम पर मैंगनेट। क्या नाम है, दैट इज पोटेशियम पर मैंगनेट। ठीक है, पोटेशियम पर मैंगनेट। ओके, इससे क्या क्या पॉइंट है, सबसे पहली पॉइंट, सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है, इसका जो कलर होता है वो होता है डार्क पर्पल कलर का ये सॉल्ट होता है। या फिर एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो ये लिखा हुआ है ऑलमोस्ट ब्लैक कलर का ये सॉल्ट होता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये जो होता है ये कौन से ओर से बनता है, दैट इज पायरोलुसाइड ओर से ये ऑप्टेन होता है। पायरोलुसाइड को और किसको बोलते हैं, MnO2 को बोलते हैं। नेक्स्ट, ये इसका जो एक ग्रीन कलर का कंपाउंड प्रिपरेशन में पढ़ा होगा, दैट इज K2MnO4। ये ग्रीन कलर का होता है, इसका नाम है पोटेशियम मैंगनेट। ठीक है, ये ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है। इसके अलावा पॉइंट ये है कि इसका जो आइसो स्ट्रक्चरल किसके बराबर होता है, आइसो स्ट्रक्चरल। आइसो स्ट्रक्चरल मतलब आपको ये जो होता है KClO4 और इसका स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर हो जाता है। आपसे पूछ सकता है MnO4 से आइसो स्ट्रक्चरल कौन सा सॉल्ट होता है, इस कंपाउंड का नाम है पोटेशियम पर क्लोरेट। ठीक है, ये एल है पर क्लोरेट इसका। इसमें अगर इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, अगर आपने पोटेशियम पर मैग्नेट को हीट करा यहाँ पर, तो यहाँ से क्या कंपाउंड बनेगा, यहाँ से बनेगा K2MnO4 और प्लस यहाँ से MnO2 और प्लस यहाँ से ऑक्सीजन। ध्यान रखिए इनका जो कलर है बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर से रिलेटेड क्वेश्चन एक दो बार MCQ में आया हुआ है। इसका अभी अपने आपने देखा कि इसका पर्पल कलर है और ये होता है ग्रीन कलर का। ओके, और अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो K2MnO4 जो है इसका जो स्ट्रक्चर होगा Mn सेंट्रल एटम है ना, इसका जो स्ट्रक्चर होगा Mn सेंट्रल एटम है और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होने वाली, यहाँ से दो डबल बॉन्ड और एक यहाँ से ऑक्सीजन माइनस। तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 दिख रहा है और शेप का नाम कैसा है, टेट्राहेड्रल। अगर KMnO4 और K2Cr2 में हाइब्रिडाइजेशन sp3 लिखना है और शेप का नाम टेट्राहेड्रल ही लिखना है। और इसको अगर MnO4-1 की बात की प्लस आएंगे, इसमें माइनस, इसमें +1 2 है तो इसमें -2 आएगा। इसकी भी ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होता है। 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है और जो इसमें माइनस है वो आपका सिंगल बॉन्ड sp3 और इसका भी शेप का नाम क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। तो नेक्स्ट, जैसे आपका KMnO4 में था, K2Cr2 में था कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये भी एक KMnO4 ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें दो चीज़ है अलग अलग। अगर एसिडिक मीडियम में आपसे पूछे तो अलग चीज़ ये करता है, और अगर न्यूट्रल मीडियम में, न्यूट्रल या फिर अल्कलाइन मीडियम दैट मीन बेसिक मीडियम में, तो ये अलग चीज़ है। तो ये एक टेबल टाइप का मैं बना दे रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान रख के जाइए। हाँ, अगर मैं बात करूँ एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में आयोडाइड को कन्वर्ट करता है आयोडीन में। इसके अलावा फेरस को करेगा ऑक्सीडाइज
फेरिक आयन में, है ना, C2O4 ऑक्सिलेट आयन को ऑक्सीडाइज करता है CO2 में, H2S को सल्फर में करेगा, इसके अलावा सल्फाइड को भी सल्फर में करेगा, ठीक है। और इसके अलावा SO3 माइनस को सल्फेट आयन में कन्वर्ट करेगा और NO2 माइनस को NO3 माइनस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसको अगर एक बार देख के जाएंगे तो MCQ आपका यहाँ से बन जाएगा। दूसरा अगर मैं बात करूँ इसमें न्यूट्रल या अल्कलाइन मीडियम, अल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम में आयोडीन को आयोडेट आयन में कन्वर्ट करता है, आयोडीन में नहीं करता, आयोडाइड आयन को IO3 माइनस में, और H2O3 माइनस 2 को ऑक्सीडाइज करता है किसमें, सल्फेट आयन। इसके अलावा MnO4 माइनस को ऑक्सीडाइज करता है किसमें, MnO2 में। तो ये किसमें ऑक्सीडाइज करता है, बस ये इंपॉर्टेंट है, ये आप करके जाएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ओके, चलिए इसमें नेक्स्ट जो F ब्लॉक में है थोड़ा सा लैंथेनॉइड के बारे में है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत पॉइंट इसमें ध्यान रखिए। लैंथेनॉइड का जो कॉमन ऑक्सीडेशन सारे एलिमेंट का +3 होता है, इसमें कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 6s2 होगा। और दूसरी चीज़ में जो PM होता है दैट इज प्रोमोथियम, प्रोमोथियम जो होता है वो इकलौता 14 एलिमेंट में से रेडियो एक्टिव एलिमेंट, PM इसका नाम पूरा है प्रोमोथियम, ठीक है। ये एक रेडियो एक्टिव है और लैंथेनाइड में टोटल कितने 14 एलिमेंट आते हैं, इसमें 4F और वाइटल आता है सब में, है ना, ये इसमें ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूँ एक्टिनाइड सीरीज में, एक्टिनाइड सीरीज में +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें जो 7s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इसमें भी 14 एलिमेंट होते हैं और इसमें 5F आता है। और लगभग सारे एलिमेंट, ऑल रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। ओके, ये पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान करके जाना है। और अगर लास्ट टॉपिक की अगर इसमें बात करें, इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, उसको भी देख के जाए, एप्लीकेशन से क्वेश्चन एक आता ही है। जैसे क्वाइनेज मेटल जो होता है, इसके क्वाइन बनते हैं, क्वाइनेज मेटल किसको बोलते हैं, तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये जो होते हैं क्वाइनेज मेटल इनको बोलते हैं ना। और इसके अलावा जिगलर नाटा कैटलिस्ट टर्म आता है, तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है, ठीक है, जिगलर कैटलिस्ट इसको बोलते हैं। तो वो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और एल्युमिनियम ट्राई इथाइल या मिथाइल कोई भी आप ले सकते हो, इसको बोलते हैं। और ये यहाँ कहाँ पर यूज होता है, पॉलीथीन बनाने में काम आता है, पॉलीथीन में काम आता है। इसके अलावा वेकर प्रोसेस कई बार आ चुका है, वेकर प्रोसेस, इसमें PdCl2 कैटलिस्ट लेते हैं, बस आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस PdCl2 यहाँ पर कैटलिस्ट इसको लेते हैं किसमें, वेकर प्रोसेस में। इसके अलावा फोटोग्राफी में AgBr यूज करते हैं। अगर आप इतने क्वेश्चन बना के जा रहे हैं डेफिनेटली DNA ब्लॉक से हाईली चांस है कि आपका MCQ क्वेश्चन इसी में से आपका आने वाला है। ओके।